और इकोनॉमी टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। हमारा आज का फोकस है वो अच्छी खबर, वो बड़ी खबर जो पीएलआई के मोर्चे से आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार हम अब मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और भारत में मोबाइल फ़ोन के निर्यात में तेज़ी आई है। साल 2023-24 में भारत से एप्पल फ़ोन का एक्सपोर्ट्स दोगुना हो गया है और ये आंकड़े हालांकि कुछ दिन पहले आ चुके थे, लेकिन अब हम उस पर विस्तार से चर्चा करना चाह रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। $5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट था वो $10 बिलियन तक पहुंच गया है। केवल एप्पल की बात कर रहे हैं हम। भारत से कुल मोबाइल एक्सपोर्ट्स में 65% की हिस्सेदारी इस वक्त एप्पल की है। फिलहाल कंपनी 1.5 लाख लोगों को रोजगार देती है, जिसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। ये अश्विनी वैष्णव साहब ने एक समाचार पत्र को इंटरव्यू में कहा है। अगले 3 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि कंपोनेंट्स पर अब सरकार ज़्यादा फोकस कर रही है। फिलहाल 7 आईफोन में से एक भारत में बनते हैं। लक्ष्य है कि 25% यानी हर 4 मोबाइल में से एक मोबाइल फ़ोन एप्पल का कम से कम भारत में बने। अगले चरण में जो भारत का फोकस है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट पर मैन्युफैक्चरिंग पर है। स्पष्ट तौर पर ये एक नया फोकस है और इस पर भी लगातार हमारी निगाहें बनी रहेंगी। और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर इसलिए फोकस है कि आपको एक और ख़बर बताएं। बीते हफ्ते ही इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय में जो सचिव हैं एस कृष्णन, उनका ये कहना है कि भारत सरकार जल्दी ही लोकल वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए जो नई प्रोत्साहन नीति है, जिस तरह से पीएलआई नीति पर काम कर रहे हैं, उस पर अब काम जारी है। दरअसल भारत में भी केवल 18 से 20% का ही वैल्यू एडिशन होता है, जिससे बढ़ा करके 38 से 40% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और साउथ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित 10वें जी रामचंद्रन एंडोमेंट व्याख्यान देते हुए श्री कृष्णन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। ये एक बड़ा बयान है। इसका उद्देश्य है कि 5 टॉप सेक्टर्स की पहचान की जाए कंपोनेंट्स में और देश में इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया जाए। इसको पूरा करने के लिए एक लचीले और कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से ऐसा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना +1 का फ़ायदा अगर भारत को मिलना शुरू हुआ है तो उसको कैसे रिटेन रखा जाए और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं इस पूरे वैल्यू चेन पर, उस पर हम बात करेंगे हमारे आज के मेहमान से। पंकज मेहंदू साहब होंगे लाइव थोड़ी देर में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारी ये खास चर्चा आज के फोकस पर कि भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किस दिशा में जा रहा है। बहुत ही खास मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कई मजा ही देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। पंकज मेहंद्रू जो कि चेयरमैन है इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज मेहंद्रू साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले तो आपकी इंडस्ट्री को बधाई कि किस तरह से आप लोगों ने एक रेजिलियंस दिखाया है और फ़ायदा उठाया है चाइना +1 का जब वर्ल्ड शिफ्ट कर रहा था। थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दीजिए और कहाँ पर फोकस, आप लोगों की तरफ से फीडबैक क्या रहा है। हमने नंबर्स तो देख लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। हम चाइना +1 में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। आई थिंक भारत में खुद की क्षमता बहुत है और कंपनीज जो आ रही हैं वो भारत की मार्केट को और भारत की कंपेटिटिवनेस को देख के आ रहे हैं। हम किसी की चिता पे हाथ नहीं सेकना चाहते और हम भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और भारत को सबसे नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत पिछले 9 साल से ये बहुत मेहनत से काम चल रहा है। इसमें पहले फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम आया। पहले सवाल होता था कि भारत में कौन मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करता। अब सवाल ये है कि भारत में कौन नहीं करता है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर। तो ये जो एक ग्रोथ हुई है 300-350% इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में 2000% मतलब 20 गुना वृद्धि हुई है हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। अब
$50 बिलियन यानी कि 4 लाख 4.25 लाख करोड़ के आसपास हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे एक बहुत रियलिस्टिक एक स्केल बन गया है। देखिए, स्केल के बिना आप सप्लाई चेन को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब स्केल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का इतना है, और क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट एक रिस्ट्रिक्टेड होती है, डोमेस्टिक मार्केट आप बढ़ा नहीं सकते सडनली। हमारी जो जीडीपी है वो वर्ल्ड की 3.5% जीडीपी है। मोबाइल में हमारी कंजम्पशन 3.5% से ज़्यादा है। हम कोई 5-5.5% जो है मोबाइल वर्ल्ड के कंज्यूम करते हैं। बट जो हमने एक थ्रस्ट देश ने दिया है एक्सपोर्ट की तरफ, तो एक्सपोर्ट तो जाहिर है कि सारी वर्ल्ड आपकी मार्केट है, तो उससे जो एक स्टैग्नेशन आनी शुरू हो गई थी जी 2-3 साल पहले, वो एकदम हमें उस चीज का कैटलिस्ट मिलके अब हम $15 बिलियन यानी कि 1,20,000 करोड़ से ऊपर हमने हमारी। एक्सपोर्ट्स किया है। लेकिन पंकज साहब, एक चीज़ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कही जाती है, क्या वाकई हम लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं, या फिर अभी भी हम लार्जली असेंबल इन इंडिया कर रहे हैं? अगर हम कंपोनेंट्स पे ध्यान दें तो करीब कितना फीसदी हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और कितना हम इंपोर्ट करके असेंबल करते हैं, उसका थोड़ा सा आइडिया देंगे। इसके बाद समझ में आएगा कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कितना कर पाए हैं और कितना हम आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। हमारा जो एक इंडिया का बहुत चैलेंज है कि हम बहुत ओवर इंटेलिजेंट लोग हैं, जिसे कहते हैं टंग इन चीक। इस वक्त हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी डेमोग्राफी है और हमारी लेबर कॉस्ट है। उसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बट हर प्रोडक्ट में। इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू एडिशन, हमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर चीज का असेंबलर और मैन्युफैक्चरर बनना चाहिए, और सारी दुनिया को हमें फीड करना चाहिए। अब स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे अभी हमारा 18-20% के आसपास जो वैल्यू एडिशन है वो इस वक्त है। हम मोबाइल असेंबली, जो कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाईटेक प्रोसेस है, उसके अलावा हम मोबाइल चार्जर, मोबाइल बैटरी पैक, जो मोबाइल का हेडसेट होता है, मोबाइल की सारी बॉडी और डिस्प्ले की जो है यहाँ असेंबली, कैमरा मॉड्यूल की असेंबली, ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे शुरू हो गई हैं। साथ साथ अब फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज पे आपने देखा है, सेमीकंडक्टर सेल जो हैं, जो कि बैटरी में सेल जाता है, डिस्प्ले, उस पे कितना काम हो रहा है, और बहुत ही जायंट प्लांट्स जो कि इंडिया ने कभी नहीं देखे ऐसे जायंट प्लांट्स, वो भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं। जो बीच का जिसे हम कंपोनेंट बोलते हैं, क्योंकि अब स्केल इतना अट्रैक्टिव हो गया है कि उस पे बहुत फोकस है अब, और एक बेहतरीन पॉलिसी क्राफ्ट की जा रही है जिससे उस चीज को बढ़ावा मिले। तो हम बाय 2030 वी शुड बी एबल टू क्रॉस, जो कि चाइना का आज वैल्यू एडिशन है मोबाइल में, जो 35-40% के आसपास है स्मार्टफोन में, उसको हम क्रॉस करेंगे। हम 40% से ऊपर हमारी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। चलिए, एक बड़ी बात है जी जी। ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन होती है। ग्लोबल सप्लाई चेन में आप हर डेस्टिनेशन से जो उनकी खास सप्लाई होती है वहाँ से इंपोर्ट करके प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं। इंडिया में भी कंपोनेंट बनाने शुरू कर रहे हैं हम, और फिर सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ये मॉडल है वर्ल्ड में नंबर 1 बनने का। लेकिन पंकज साहब, हम भारत का अपना कोई ब्रांड इंटरनेशनली क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? अगर हमारे पास वो क्षमता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आपने बताया कि हम बेस कंपोनेंट्स पर भी काम कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो चिप्स हैं उसको भी बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या हम, जिस तरह से आपने टाइमलाइन दिया कि भाई 2030 तक हम उस लेवल पर पहुंचेंगे, हम वैल्यू एडिशन 40% तक कर पाएंगे, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय ब्रांड, जिस तरह से हम कुछ कंपोनेंट जैसे हेडसेट्स में शायद हम कुछ ग्लोबल ब्रांड्स दे पाए हैं, बोट जैसी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, उस तरह से क्या हम एक बड़ा ग्लोबल ब्रांड दे सकते हैं? क्षमता है क्या वो हमारे आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद? अगर कुछ आप समझा पाए हमें। ये आपका बहुत सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आप when you have arrived in terms of technology, supply chain, तो फिर इंडियन ब्रांड क्यों नहीं?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे लॉन्ग टर्म जो फाउंडेशनल स्ट्रेंथ इंडिया की होगी वो हमारे अपने ब्रांड से हो। हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं एप्पल जैसी कंपनीज के, उन्होंने भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग होम बनाया और वो भी एक्सपोर्ट के लिए। वो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है कि एक्सपोर्ट के लिए ये कंपनीज इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं। उससे क्या जाहिर है कि इंडिया कंपेटिटिव होता जा रहा है। तो जब कंपेटिटिव सप्लाई चेन है और आपने सारी चीज़ों को लिंक कर दिया है तो ब्रांड क्यों नहीं, उस पे अब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस होने वाला है इंडस्ट्री का भी, गवर्नमेंट का भी, कि हम हर कैटेगरी में, सिर्फ मोबाइल फोन में ही नहीं, कम से कम 2 इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड्स एंट्री और मिड सेगमेंट के आसपास हम हिट करें। ये बहुत बड़ी कोशिश है और इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा देश को, इंडस्ट्री को। एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट एंड आप प्रोग्रेस देखेंगे इसमें, बहुत जल्दी ही प्रोग्रेस देखेंगे। ये नहीं कि हम वर्ल्ड का 20% शेयर ले लेंगे 1 साल में या 2 साल में। ये एक मैराथन है, बट 2030 तक हम दुनिया में कम से कम जो वॉल्यूम मार्केट शेयर है नंबर्स में जी, उसका कम से कम 25% हमारे भारतीय ब्रांड्स के पास होगा। पंकज साहब जी, पंकज साहब अब एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आपका ध्यान मैं थोड़ा सा खींचना चाहूँगा। जो आफ्टर सेल सर्विस इंडस्ट्री है, इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स में आफ्टर सर्विस इंडस्ट्री के तौर पर बहुत अच्छा करता आया है। क्या वहाँ पर एक हमें ग्लोबल हब बनने की संभावना दिखती है? दूसरी जो स्किल गैप्स हैं, आपके जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं? जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो कैसे मोबाइल इंडस्ट्री को अपना एक फ्यूचर कैरियर बनाने के तौर पर जो स्किल गैप्स हैं उसको कैसे फिल कर सकते हैं और इंडस्ट्री की जो इमर्जिंग डिमांड्स हैं उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकते हैं? फ्यूचरिस्टिक व्यू थोड़ा सा रोजगार के लिहाज से, स्किल गैप्स के लिहाज से हमारे सामने रखें प्लीज। आपका पहला, आपने 2 सवाल पूछे इकट्ठे, एक तो स्किल का था, दूसरा आफ्टर सेल सर्विस का। देखिए, आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो 1, 2, 3, 4 इस तरह की कैटेगरी होती है। कहीं तो आपका सॉफ्टवेयर बग आ जाता है, तो वो तो अब कंज्यूमर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो ऑनलाइन चले जाए। उसके बाद आपका जो आफ्टर सेल पर्स से, जहाँ पे आपको एकदम उसका रिटर्न चाहिए और आपको चाहिए कि आपको फ़ोन कुछ घंटों में या 1 या 2 दिन में ठीक हो जाए, उसके लिए ग्लोबल हब बनना मुश्किल है। बट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे रीमैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, उस पे हमारी तवज्जो है अब, क्योंकि आपके वेस्टर्न कंट्रीज में कंज्यूमर्स जो है वो पैकेज पे होते हैं, वो मोबाइल वापस कर देते हैं 12 महीने के बाद या 18 महीने के बाद। वो मोबाइल की रीमैन्युफैक्चरिंग होती है कि उसको जो जैसे मोबाइल इंडिया में भी गाड़ियां ऐसे अब बिकती हैं कि सर्टिफाइड सेकेंड हैंड कार्स, बट वो हम इंडिया के लिए नहीं इनकरेज कर रहे हैं, वो हम दुनिया भर के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि वो सारे मोबाइल इंडिया में आए, रीमैन्युफैक्चर होके उन मार्केट्स में चले जाएं जहां पे वो कंज्यूम होते हैं, जो कंट्रीज सेकेंड हैंड सेल अलाउ करती हैं। वो एक, जिसे कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट तो कुछ नहीं होता दुनिया में, बट ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें कैपिटलाइज करना। जो सेक्टर स्किल काउंसिल है, ये भी काम कोई 10 साल पहले शुरू हो गया था। हमने जो इतना स्केलिंग अप हुआ है, 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं, उसमें से काफ़ी हमारे सेक्टर स्किल काउंसिल्स के इकोसिस्टम से निकली हैं। एक बेहतरीन इकोसिस्टम बना है स्किल डेवलपमेंट का, जो कि अब बहुत ज़्यादा उसको और डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि हम वर्ल्ड का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन जाए। तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग में चैलेंज नहीं है कोई। चैलेंज हमें है सेमीकंडक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग में, जी जी, क्योंकि वो इंडस्ट्री पहले इंडिया में नहीं थी, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट अभी लग रहा है। बट जो हमारी मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये इकोसिस्टम के लिए जो मैन पावर रेडी तैयार करनी है अगले हाफ डिकेड में या अगले 1 डिकेड के लिए, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग जोरों शोरों से चल रही है। उसमें वी डोंट सी अ मेजर चैलेंज इन दैट। जी पंकज जी, अंतिम सवाल आपसे चलते चलते कुछ
ऐसे पॉकेट्स या इकोसिस्टम विद इन इंडिया आप बता सकते हैं, ख़ासतौर पर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिहाज से, जहाँ पर ज़्यादा फोकस आपको आपकी इंडस्ट्री के लिहाज से दिख रहा है, जहाँ पर लोगों को संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं, और उनमें क्या ख़ास बात है कि उन पॉकेट्स में या उन स्टेट्स में आपको बेहतर इकोसिस्टम लगता है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए? स्टेट्स इक्वल पार्टनर्स हैं, बल्कि जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है, जब चलता है, तो स्टेट्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, कि आपका जो लैंड वहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे है, वाटर वहाँ पे है। तो ये सारा जो हमारा इकोसिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है वो 2-3 स्टेट्स में इस्टेब्लिश हुआ है। जैसे यूपी हैज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, उसके बाद तमिलनाडु है और कर्नाटका है। ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है। आंध्र प्रदेश में भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है। तो ये सब मिलके कोई 5 या 7 स्टेट्स ऐसी होंगी जहाँ पे ये सारा इकोसिस्टम आएगा और सप्लाई चेन आएगी। और दुनिया भर में ऐसे ही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो एक रीजन में फोकस हो जाती है और वहाँ पे सारा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो स्टेट्स भी, आई थिंक दे आर मार्चिंग अलोंग विद द सेंटर, एंड दे आर इतने इंस्पायर्ड हैं कि ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, इसका इतना अपसाइड है स्टेट की इकोनॉमी के लिए। तो उस स्टेट से भी बहुत अच्छी कोऑपरेशन इंडस्ट्री को मिल रही है। और जी दीपंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बहुत ही विस्तार से आपने पूरे इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इकोनॉमी टुडे वक्त निकालने के लिए, और आगे भी हम आपसे लगातार